हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एचआर मैनेजमेंट स्टडी में, जहां हम यूजीसी एनटीए नेट और जेआरएफ 2020 के पेपर कोड नंबर 55 विच इज़ लेबर लॉ एंड पेपर कोड नंबर 17 विच इज़ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के मैनेजमेंट और एचआर मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स जो 2020 में आ सकते हैं कि सारी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इन्हीं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ वेजेस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, इसके पहले मैं वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आजकल जो लास्ट 2 ईयर से एनटीए जब से कंडक्ट कर रही है एग्ज़ाम, तब से इन पार्ट्स से 50% क्वेश्चन इन्हीं पार्ट से बन रहे हैं। आगे की जो 4 यूनिट्स 5 यूनिट्स हैं वहीं से बन रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ वेजेस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसमें फर्स्ट रेगुलेशन या फर्स्ट एक्ट जो बना था, या जो फर्स्ट एक्ट है, इम्पॉर्टेंट एक्ट है, वो है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो फ्रेंड्स, ये जो एक्ट था इसमें क्या था, ये एक ट्राइपार्टाइट मशीनरी प्रोवाइड करता था। इसमें क्या होता था, इस ट्राइपार्टाइट मशीनरी में क्या होता था, ट्राइपार्टाइट मीन्स 3 तरह के लोग, 3 पार्टीज कौन सी होती थी, तो एक पार्टी होती थी गवर्नमेंट की, और एक पार्टी होती थी एम्प्लॉयर के साइड से, एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव होते थे, और एक होते थे यूनियन, लेबर यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। अब ये किस लिए बनाया गया था, ये जो पार्टीज़ या मशीनरी इसलिए बनाई गई थी या बनाई जाती है कि मिनिमम वेजेस फिक्स की जा सके, और दूसरा कि उसको रिवाइज किया जा सके रेगुलरली, है ना। 5 साल के अंदर, 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको 5 साल के अंदर ही मिनिमम वेजेस जो फिक्स की गई है उसको रिवाइज किया जाए। ठीक है ना फ्रेंड्स। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू सेव लेबर और लेस प्रिविलेज्ड पीपल। इट मीन्स कि जो भी लेबर्स थी, या जो कह सकते हैं थोड़े से वीक, इकोनॉमिकल वीक पीपल्स जो होते हैं, उनको एक्सप्लॉइटेशन से बचाया जा सके। किसके द्वारा इनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था, तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स कि जो भी मोर प्रिविलेज्ड सोसाइटी होती है, एम्प्लॉयर्स होते हैं, या इस तरह के जो लोग होते हैं, वो जो है कम वेजेस दे के लेबर का, एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, तो इस एक्सप्लॉइटेशन से लेबर्स को बचाया जा सके। इसका मेन ऑब्जेक्टिव द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव यही था फ्रेंड्स। इस एक्ट में ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि इस एक्ट में ना तो मिनिमम वेजेस को डिफाइन किया गया है, और ना ही इसमें कोई भी नॉर्म्स बनाए गए हैं मिनिमम वेजेस को निर्धारित करने के। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन ऑन लेबर, इट इज़ नाइदर पॉसिबल नॉर रिक्वायर्ड इन अ कंट्री लाइक इंडिया ड्यू टू इट्स वाइड स्प्रेड रीजनल डिस्पैरिटीज। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, सेकेंड जो एक्ट है वो है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। सो सिंपली फ्रेंड्स, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट क्या करता था, ये रेगुलेट करता था रेट ऑफ पेमेंट फॉर ओवर टाइम वर्क एंड रेगुलर पेमेंट, है ना। रेगुलेट करता था पेमेंट ऑफ ओवर टाइम वर्क को, है ना, और रेगुलर पेमेंट्स ऑफ वेजेस को। मतलब कि मतलब सीधा सा कि वेजेस के पेमेंट के रिगार्डिंग ये एक्ट था। और ये कब बनाया गया था, ईयर याद रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो ये बनाया गया था 1936 में, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इट ऑल्सो इंस्ट्रक्ट्स नॉट टू हैव अनऑथोराइज्ड डिडक्शन, है ना। किसी भी तरह का मतलब क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे कि किसी भी तरह का अनऑथोराइज्ड डिडक्शन जो पेमेंट में से कर लेते थे एम्प्लॉयर्स, वो नहीं कर सकेंगे, और अननेसेसरी फाइन्स भी नहीं एम्प्लॉयड कर सकेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। इट ऑल्सो मॉनिटर्स दैट नो एम्प्लॉय इज ड्रॉइंग लेस देन द स्पेसिफाइड पे। इट मीन्स कि ये इस चीज़ को भी ध्यान में रखता था, इस चीज़ का भी मॉनिटर करता था कि कोई भी एम्प्लॉय जो है स्पेसिफाइड जो पे बनाई गई है, फिक्स की गई है, उससे कम वेजेस या सैलरी ना ले रहा हो,
ठीक है ना फ्रेंड्स। दैट थर्ड वन इज इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। ईयर याद रखिएगा फ्रेंड्स, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, है ना। सिंपल सा ये जो था एक्ट केवल इसलिए बनाया गया था कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो रेम्यूनरेशन देने में, जो कि पहले किया जाता होगा कि कास्ट के बेसिस पे, कलर के, सेक्स के, है ना। इट मीन्स सिंपल इसका मोटो था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, है ना। इसका मोटो क्या था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। दो चीज़ें याद रखिएगा, एक तो ईयर की, ये 1976 में बनाया गया था। कौन सा एक्ट, द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, एंड द मोटो ऑफ दिस एक्ट इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। बस इतना याद रखिएगा। ये नहीं कि कोई जेंट्स है तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसको ज़्यादा पैसा दिया जाए, और लेडीज़ की कम होगी तो उनको कम दिया जाए, फीमेल एम्प्लॉयज़ को। इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। देन है सेक्शन 539A ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 539A में क्या दिया था, तो ये दिया था कि इफ़ अ कंपनी या कोई एम्प्लॉयर जो है वो वाइंडिंग अप करता है अपनी कंपनी को, है ना, तो क्या होगा कि उसकी सबसे पहली जो प्रायोरिटी है, जो सबसे पहली लायबिलिटी, वो होगी उसके एम्प्लॉयज़ के लिए। इट मीन्स कि सबसे पहले उसको अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी चुकानी है, उसके बाद वो दूसरे सारे जितने भी डेट्स हैं उसके, उन सबको चुकाएगा और देगा, जिस तरह से भी होगा ना। कि इफ़ द कंपनीज असेट्स आर इनएडिक्वेट टू मीट दीज इन फुल, this due to and dates due to the several creditors are to abate in equal ratio। अगर हो सकता है कि भाई असेट्स उसकी कम है, अगर कोई वाइंडिंग अप कर रहा है, कोई कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, तो हो सकता है कि उसके असेट्स जो हैं वो उसके डेट्स से ज़्यादा होंगी। तो क्या होगा, फिर उस परिस्थिति में क्या होगा, सबका एक कह सकते हैं सबका मिला के एक टोटल जो अमाउंट निकाल लिया जाएगा, उसके हिसाब से भी सैलरी सबसे पहले सैलरी पे की जाएगी, उसके बाद दूसरे डेट्स को चुकाया जाएगा, है ना फ्रेंड्स। उसमें फिर कोई कम भी हो सकता है रेशो, फुल सैलरी के प्लेस पे हो सकता है 1/3 ही मिले, इस तरह का हो सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। देन 5th नंबर पे है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। तो इसमें वेज और सैलरी के रिगार्डिंग क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूट करें एक या मोर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स या और नेशनल ट्रिब्यूनल्स को बनाया जाए, ताकि जिससे कि जो वेज के रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो उनमें ले जाए जा सकें और उनको मामलों को निपटाया जा सके। वेज के रिगार्डिंग जो भी मामले अगर होते हैं, कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उनको रिजॉल्व किया जा सके। तो ये किस में दिया है, ये दिया है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एक या ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स या नेशनल ट्रिब्यूनल्स को बनाना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। देन है वेज बोर्ड। तो अब वेज बोर्ड भी क्या है, एक ट्राइपार्टिट बॉडी है। इट मीन्स वही ट्राइपार्टिट, इट मीन्स कि इसमें 3 पार्टीज होती हैं। एक होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑन इंडस्ट्री वाइज, है ना। पहले क्या था, एम्प्लॉयर अंदर वो होता था। अब ये जो है वो इंडस्ट्री वाइज, मतलब एक पूरी इंडस्ट्रीज़ की मिला के, जैसे फर्म्स वो नहीं बने होते हैं कि चैम्बर ऑफ जो भी है गारमेंट एसोसिएशन, इस तरह के जो भी एसोसिएशंस होती हैं, तो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा, एंड लास्ट वन वही कि यूनियन से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो क्या होगा, इसमें भी वही इंडस्ट्री वाइज जो होगी। अब इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की पे फिक्स नहीं की जा रही, किसी स्पेसिफिक उसकी नहीं हो रही, इसमें इंडस्ट्री वाइज पे को फिक्स किया जाएगा और उसे रिवाइज किया जाएगा, वेज बोर्ड ने जो बनाया था। ठीक है ना फ्रेंड्स। इट कंसिस्ट ऑफ एन इम्पार्शियल चेयरमैन। इसमें क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो एक इम्पार्शियल चेयरमैन होता है, किसी से भी हो सकता है। फिर 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं एंड 2 और 3 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ ईच, है ना फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी जो कह सकते हैं जो
स्ट्रक्चर है वो ध्यान रखिएगा कि इसमें एक इम्पार्शियल चेयरमैन होता है, ना वो एम्प्लॉय के साइड से होता है ना एम्प्लॉयज़ के साइड से होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर 2 इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं, बाहर से लाए जाते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, वो भी इंडस्ट्री के नहीं होते हैं। और फिर 2 या 3 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वर्कर के और एम्प्लॉयज़ के, ठीक है ना फ्रेंड्स। द वेज बोर्ड्स रिकमेंडेशन आर सबमिटेड टू तो जो वेज बोर्ड में जो भी रिकमेंडेशंस बनाई जाती हैं, जो भी फिक्स वेज या सैलरी पे फिक्स करने के लिए और उनको रिवाइज करने के लिए जो भी रिकमेंडेशन जो बनाई जाती हैं, वो कहाँ वो सबमिट करते हैं, तो वो गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो उनको या तो वैसे कि उसी तरह से एक्सेप्ट कर लेती, या फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करती, या फिर उनको रिजेक्ट भी कर सकती है ना फ्रेंड्स। और इट इज़ नेसेसरी फॉर द पार्टीज, सभी पार्टीज़ के लिए नेसेसरी होता है कि उन जो भी गवर्नमेंट ने जो भी रिकमेंडेशन दी हैं फिर मॉडिफाई करके या सेम टू सेम लेके या फिर जो भी है, तो उन्हें उन सभी पार्टीज़ को फॉलो भी करना है और एक्सेप्ट भी करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। देन आता है पे कमीशन। तो पे कमीशन डिटरमाइंस द गवर्नमेंट the pay commission determines the wages and allowances of central and state government। तो पे कमीशन किसके वेजेस और अलाउंसेस को डिटरमाइन करता है, तो ये गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के वेजेस और अलाउंसेस को डिटरमाइन करता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि कौन करता है, तो ये पे कमीशन करता है डिटरमाइन, ठीक है ना फ्रेंड्स। If there is any dispute related pay commission awards and their implementation, then commission of inquiry adjudication by tribunals and the joint consultative machinery take the responsibility of solving them। अब अगर पे कमीशन ने जो अवार्ड बनाए हैं और जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन में अगर कहीं कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई डिस्प्यूट होता है, कोई डिस्प्यूट ऑकर हो जाता है, तो उसको कौन सॉल्व करेगा, तो उसको सॉल्व करेंगे ट्रिब्यूनल्स सॉल्व करेंगे, या फिर जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी बनाई जाती है फ्रेंड्स। तो वो जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जो है वो उसको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। द recommendation of the commission help to widen disparities between A, B, C and D grade, है ना, डी ग्रेड सर्विस ग्रुप्स। तो जो ये रिकमेंडेशन कमीशन की होती है वो सभी को हेल्प करती है, वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रेड के लिए नहीं होती, ये चारों ग्रेड्स के लिए होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और जब तक वो सॉल्व करने की कोशिश करती है जब तक कि 6 पे कमीशन पिक्चर में ना आ जाए, ऐसा, ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर है कमिटी ऑन फेयर वेजेस 1948। तो कमिटी ऑन फेयर वेजेस क्या है, तो in the opinion of the committee, any attempt to evolve principle for governing the fixation of wages must be made against the background of the general economic condition। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि कमिटी ऑन फेयर वेजेस 1948 का क्या ओपिनियन था, तो इसका ओपिनियन था कि जब भी वेजेस की फिक्सेशन की जाए तब ये ज़रूर ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जो कंट्री की जनरल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, एज वेल एज द लेवल ऑफ द नेशनल इनकम क्या है, इसके हिसाब से ही, इसके अकॉर्डिंगली ही जो मिनिमम वेजेस है या वेजेस है उसको फिक्स की जानी चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसी ने जो मिनिमम वेजेस, फेयर वेज और लिविंग वेज का जो कॉन्सेप्ट है किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये किया गया था कमिटी ऑन फेयर वेज 1948 के द्वारा। 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चन इस तरह के 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, या 2 में से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही यहाँ से। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसीलिए इसको मैं इतना डिटेल्ड में समझा रही हूँ सारे एक एक टॉपिक को लेकर, कि यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे है नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1967। It states that it is not possible to fix up the national minimum wage because of widespread regional difference।
नेशनल कमीशन ऑन लेबर हमने पहले भी पढ़ा, 1969 ने क्या कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, वेजेस को नेशनल लेवल पे फिक्स करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो द वेज पॉलिसी हैज़ टू बी फ्रेम्ड टेकिंग इनटू, पहले तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे अलग अलग रीजन्स हैं, है ना, अलग अलग स्प्रेड है, रीजनल वाइड स्प्रेड रीजनल डिफरेंसेस, अलग अलग रीजन में अलग अलग डिफरेंसेस हैं यहाँ के मौसम में, और फिर अलग अलग रीजन के पीपल्स में अलग अलग स्किल्स होते हैं, अलग अलग टैलेंट होते हैं, इसलिए तो नेशनल लेवल पे जो वेज फिक्स करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो कमीशन ने फिर क्या सजेस्ट किया? तो कमीशन ने सजेस्ट किया द वेज पॉलिसी हैज़ टू बी फ्रेम्ड टेकिंग इनटू अकाउंट सच फैक्टर्स एज प्राइस लेवल, है ना, किस पे हम किसके लेवल पर हम कर सकते हैं? तो उसमें प्राइस लेवल विच कैन बी सस्टेन, जो सस्टेन रहता है सभी जगह, और द एम्प्लॉयमेंट लेवल टू बी एम्ड एट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड कैपिटल फॉर्मेशन नीड फॉर ग्रोथ। तो फ्रेंड्स ये जो कोटेशन है ये ध्यान रखिएगा, ये एज इट इज़ एज आ जाता है और फिर पूछ लिया जाता है कि ये किसने दिया है, कौन सा? द वेज पॉलिसी हैज़ टू बी फ्रेम्ड टेकिंग इनटू अकाउंट सच फैक्टर्स, ध्यान रखिएगा, फैक्टर्स द प्राइस लेवल विच कैन बी सस्टेन्ड, द एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड कैपिटल फॉर्मेशन नीड फॉर ग्रोथ। इस तरह का कोई भी एक भी कोट आ जाता है तो वो किसने दिया है? वो दिया है नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1969 ने। ठीक है ना फ्रेंड्स? देन उसके बाद बात करते हैं चक्रवर्ती कमेटी की। तो दिस कमेटी एम्फेसाइज द नीड ऑफ नेशनल वेज कमीशन, है ना। इस कमेटी जो चक्रवर्ती कमेटी 1974 में बनाई गई, इनका एम्फेसाइज क्या था? उन्होंने किस चीज़ पर एम्फेसाइज किया? उन्होंने किया किस चीज़ पर? नीड ऑफ नेशनल वेज कमीशन एंड नेशनल बोर्ड। किस लिए? टू इवेल्युएट ऑल जॉब्स एंड प्रॉपर जस्टिफिकेशन टू द एम्प्लॉयज़ इन रेस्पेक्ट टू देयर नॉलेज, है ना फ्रेंड्स, कि सारे जॉब की इवेल्युएशन की जाए और प्रॉपर जस्टिफिकेशन किया जाए उनके जो भी उससे रिलेवेंट जो भी रेस्पेक्ट नॉलेज है एम्प्लॉयज़ का, उसके नॉलेज स्किल्स और एबिलिटीज़ से, फिर मतलब उस तरह से उनकी जॉब फिक्स, मतलब सॉरी जॉब नहीं, उनकी सैलरीज जो हैं या वेजेस हैं उसको ध्यान में रख के फिक्स की जाए। It also stressed the need for uniformity in wage payment across regions। तो इनका एक और इन्होंने क्या कह सकते हैं एम्फेसाइज किया था, इस पे भी उन्होंने ध्यान दिया था, बार बार जोर दिया था कि जो वेज पेमेंट है वो सभी रीजन्स में, सभी इंडस्ट्री और ऑक्यूपेशन में एक जैसे तो एक जैसा हो, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। ठीक है ना फ्रेंड्स? उसके बाद बात करते हैं यूनिफॉर्मिटी। अब ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेज पेमेंट अक्रॉस रीजन्स इंडस्ट्रीज एंड ऑक्यूपेशन किसने दिया था? तो ये दिया था चक्रवर्ती कमेटी ने, जो कि 1974 में फॉर्मेट की गई थी। ठीक है ना फ्रेंड्स? अब बात करते हैं भूतिया लिंगम स्टडी ग्रुप 1978 की। तो इस ग्रुप ने क्या किया? दिस ग्रुप इवॉल्व मेनी गाइडलाइंस टू रिड्यूस डिस्पैरिटीज़। बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई ताकि जो डिस्पैरिटीज़ है हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ों को लेकर, रीजन्स को लेकर है और कलर वगैरह, मतलब वो कई सारी कास्ट वगैरह को लेकर है, उनको कम कर सके इसके लिए, और उनको जो भी दूसरी विसंगतियां हैं वेज पेमेंट के रिगार्डिंग उनको कम कर सके, इसलिए उसने बनाई गई इन द वेजेस इन द कंट्री। बट ट्रेड यूनियंस जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइक नहीं किए उनके सजेशंस को, है ना फ्रेंड्स, इसलिए इसका कोई बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। देन लास्ट कमेटी है विच इज़ नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002। सो दिस कमीशन रिकमेंडेड, तो इन्होंने क्या कहा? अब ध्यान रखिएगा, त्योहारों के समय बोनस पेमेंट की कि पूरे एक महीने की सैलरी इन्होंने क्या रिकमेंड किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी इसको नोटिफाई करना चाहिए, नेशनल मिनिमम वेजेस को नोटिफाई करना चाहिए एक, और दूसरा ये बेस की जो भी कहते हैं कि किसी भी त्यौहार से पहले
1 महीने का बोनस जो है, 1 महीने की सैलरी एज बोनस हर कर्मचारी को एम्प्लॉयर ने देना चाहिए। ये इन्होंने किसने रिकमेंड किया था? ये नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002 ने रिकमेंड किया था। तो फ्रेंड्स, ये था ऑल अबाउट रेगुलेशन ऑफ वेजेस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मैंने बहुत ही कंसाइज वे में बहुत सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आपको अच्छे से सारा एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपके सजेशन रिगार्डिंग माई टीचिंग स्टाइल आर वेलकम।